कपल था, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में कुछ सवाल कर लिए थे, 2 करे थे, कुछ और करते। क्वेश्चंस लिखेंगे। पार्टिकल ऑफ मास 4 kg moving with speed, particle of mass 4 kg moving with speed 20 meter per second along the straight line, x equal to 7, when it is at the point of intersection with x-axis, find angular momentum about origin. Find angular momentum about में पहला पॉइंट लिखेगा origin, दूसरा पॉइंट लिख लेंगे, एक पॉइंट तो origin होगा, दूसरा पॉइंट 1,4, ठीक है। ट्राई करोगे कि मैं बनाऊं? इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 कहने का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस, ये x एक्सिस है तो ये y एक्सिस है। ध्यान रखना 10th क्लास में अगर पढ़े होंगे तो जब x इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे तो ये लाइन पैरेलल टू होता है y एक्सिस, ठीक है। और जब y इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहे कुछ भी तो ये लाइन पैरेलल टू होता है x एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट ये लाइन के अलॉन्ग जा रहा है। पार्टिकल 4 kg का है, स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड का। कह रहा है जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस पे गया तब कौन से पॉइंट के अबाउट निकालो? ओरिजिन के अबाउट। और दूसरा एक पॉइंट है 1,4, इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तब सोचो ध्यान से, जब हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो ये इस लाइन पे कहीं भी जाए एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं होता, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, आइए ना प्लीज। इस लाइन पे किधर भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदलने वाला नहीं है। जब तक पॉइंट जिसके अबाउट निकालना है वो और लाइन ऑफ मोशन सेम है तब तक एंगुलर मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन जब निकालना है तो m इंटू वी हो जाएगा कितना? 4 इंटू 20, और r sin थीटा का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो o से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन ऑफ मोशन पे यही हो गया। ये x इक्वल टू क्या है? लाइन 7, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 7। तो लीवर आर्म की वैल्यू 7, तो ये कितना हो गया? 8, 560 ना, इतना kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऐसा ही कुछ ना, मीटर स्क्वायर होगा ना। हाँ, अब देखो ध्यान से, अबाउट 0.14, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? इसका मतलब ये यहां से x डिस्टेंस में 1 आगे है और ये वाला डिस्टेंस उसका कितना है? 4, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस तो लीवर आर्म होगा इसके लिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ x की वैल्यू 7 है, मतलब यहां से लेके ये वाला x की वैल्यू 7 है, ये वाला वैल्यू 1 है, तो ये वाला वैल्यू कितनी होगी? 6। तो लीवर आर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। तो पॉइंट अबाउट o अगर निकालना है तो 4 इंटू 20 इंटू 6। अगर कोई पॉइंट इत्तेफाक से इधर कहीं दे दे, मान लीजिए q -3 -1, तो उस सिचुएशंस में क्या करेंगे? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 3। x कोऑर्डिनेट कितना है? 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 7, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। तो अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट q बोल दिया जाता तो फिर 4 इंटू 20 इंटू 10 हो जाता। जमा क्या बातें बना दो। फाइंड नहीं, पार्टिकल मास 2 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल मास 2 kg, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, मूविंग along the line
मूविंग अलोंग द लाइन 3x plus 4y, moving along the line 3x plus 4y equal to 7. Find the angular momentum of particle about origin. Angular momentum of particle about origin. दूसरा लिख लेंगे पॉइंट P1,1, दूसरा लिखेंगे P1,1, तीसरा लिख लेंगे Q, पॉइंट Q -2,3। देखो ये आपसे नहीं बनेगा, मैं बनाता हूं। ये तो आप समझ गए अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत है? अगर मान लीजिए सवाल में x = 7 की जगह y = 4 रहता तो भी आप बना सकते थे। y = 4 में ऐसी लाइन नहीं होकर के ऐसी लाइन हो जाती, फिर ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन लेते रहते, बराबर है। तो मतलब यहां पर अगर इसी सवाल में y = 4 रहता, लाइन x = 7 की जगह मान लीजिए y = 4 रहता, तो उस सिचुएशंस में पॉइंट O के अबाउट लीवर आर्म कितना हो जाता? 4, बराबर है। अच्छा, 0.14 P के अबाउट, तो इसका देखो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया अब? तो y कोऑर्डिनेट 4 हो गया और ये भी y = 4, इसका मतलब ये जो P है वो यहाँ पहुंच गया, P जो है वो यहीं पर है, हाँ या ना? P उस लाइन पे ही है, तो उसके अबाउट P के अबाउट 0, P के अबाउट 0। और Q की बात करेंगे तो ये कितना है? -1, इसका मतलब पॉइंट हमने गलत बनाया, इधर होगा ना डायग्राम में, -3 -1, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 1, और ये वाला डिस्टेंस कितना है? 4, तो इसके अबाउट लीवर आर्म कितना हो जाएगा? 4 या 5 या 3? 4 - 1 तो 4 + 1। ये कोऑर्डिनेट देख करके बस ये तय करना है कि वो है कहाँ, डिस्टेंस एक्चुअली में लिखना है, प्लस माइनस नहीं करना है। क्या लिखना है? डिस्टेंस, ठीक है। लीवर आर्म सिंपली एकदम शुद्ध स्केलर क्वांटिटी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। हटाओ इसे। तो अभी जो सवाल था है उसमें एक स्ट्रेट लाइन दे दिया। अब ये ऐसे टाइप के सवाल बहुत रेयरली आपको आने की चांसेस है, लेकिन अगर आ गई तो डिफिकल्ट नहीं होता, आप बना सकते, बस एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। जब कोई भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इस फॉर्म में रहे, ax + by प्लस या माइनस जो भी कुछ, c = 0, ये अगर इक्वेशंस ऑफ लाइन हो तो ये स्ट्रेट लाइन है, और इसमें कोई पॉइंट P से जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी दिया हो, मान लो x, y, अल्फा, बीटा, तो यहां से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लेंथ होता है, उसका फॉर्मूला होता है, ये कोऑर्डिनेट इसमें रख देते हैं। लाइन का जो इक्वेशन है एज इट इज, उसमें ये कोऑर्डिनेट्स रख देते हैं, तो ये हो जाएगा a अल्फा + b बीटा प्लस c डिवाइड बाय √a² + b², जो कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y है, इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो वो होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो ओरिजिन, ज्यादातर केस में अगर ये सवाल आएगा तो आपको ओरिजिन से ही आएगा, मैंने अपने तरफ से पॉइंट बस ऐड कर दिया। अगर आएगा तो ओरिजिन से आएगा, तो ओरिजिन से आने का मतलब उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ओरिजिन का क्या होता है? तो ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाता है, मतलब ये रहता है और ये रहता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, जो लाइन है वो क्या है? 3x + 4y, 3x + 4y = 7। तो उस लाइन का जो स्लोप होता है, आप कैसे भी बना दो, ये मान लीजिए हमने डायग्राम बना दिया, ये हुआ 3x + 4y = 7, तो इसको -7 = 0 लिख लेता हूं। इस पर पार्टिकल कहीं है और जा रहा है ऐसे, कौन से वेलोसिटी से? पार्टिकल कितना kg का है? 2 kg का। कौन से स्पीड से जा रहा है? 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से जा रहा है। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O निकालना है, पॉइंट O ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, फिर एक पॉइंट के अबाउट निकालना जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 1,1, फिर एक ये 1,1 तो ऐसे इधर होता है, डायग्राम में अगर बनाओ तो 1,1, दूसरा पॉइंट है Q -2,3, ऐसा ये पॉइंट हो गया, इसके अबाउट निकालना, ठीक है। तो लीवर आर्म एंगुलर मोमेंटम अबाउट हो तो सिंपली हो गया 2 × 10 मास × वेलोसिटी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ओरिजिन से निकालेंगे तो इस फॉर्मूला में देखो 0 + 0 0 -7, तो यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो होगा -7, तो
+7 लिखना हमको बाय रूट अंडर a स्क्वायर, बोले तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम अबाउट p लिखना है तो आप ही बता दो। 2 × 10 × क्या करना है बताओ आप। p का कोऑर्डिनेट कितना है 1 1, तो 1 + 1 तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 7 - 7 तो पूरा टर्म क्या हो गया 0/5, 0 हो गया, ये हो गया 0। फिर एंगुलर मोमेंटम अबाउट q बताओ। 2 × 10 इंटू क्या करना है बताओ, नीचे तो 5 ही होगा क्योंकि नीचे रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होने वाला। -2, 3 2 जा -6 प्लस 4 3 जा 12, तो -6 + 12 -7 इसका मॉड, अब कितना हो जाएगा वो -1, तो 1 हो गया ना। 2 × 10 × 1/5 पॉजिटिव वैल्यू लेना है फाइनल कैलकुलेट करने के बाद। जम गया क्या बातें, समझ गया? हाँ ठीक, लिख ला लो पूरा। अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट किए, पहला फॉर्मूला हो गया इसका mvr, इसी को अपन वेक्टर के फॉर्म में r क्रॉस p कह दिए। अगर वेक्टर के टर्म में r और p गिवन हो तो आप एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, बाद में निकाल के देख लेना। यहाँ पर एक सवाल लिख देता हूँ आपको, r की वैल्यू i क्रॉस j क्रॉस k और p की वैल्यू 3i + 2j - 7k। एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड निकालना है। अब देखो इसी में हम लोग v को ओमेगा इंटू अगर r लिखें तो ये हो जाएगा m इंटू r² इंटू ओमेगा, और ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला और हो गया i इंटू ओमेगा। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग जानते हैं टॉर्क = I इंटू अल्फा। अल्फा है क्या d⍵/dt, अल्फा क्या है d⍵/dt, यही है ना अल्फा। तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस L को डिफरेंशिएट करूं dL/dt करूं तो ये हो जाएगा I इंटू d⍵/dt। टाइम के हिसाब से मोमेंटम इनर्शिया तो नहीं बदलता, बदलता है क्या, डबल हो जाते, जैसे टाइम डबल होंगे तो मोमेंटम इनर्शिया नहीं सेम ही रहेगा ना। मोमेंटम इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है कि कहां पर है एक्सिस, और दूसरा ऑब्जेक्ट के मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो समय के हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूशन तो बदलता नहीं है, बराबर, और एक्सिस भी अगर वही है, जब तक एक्सिस नहीं बदले तब तक मोमेंटम इनर्शिया बदलेगा नहीं, तो इसलिए वो कांस्टेंट के रूप में बिहेव हुआ, सामने कर लिया। ठीक है, अब ये d⍵/dt कहने का मतलब हुआ अल्फा, जिसे हम क्या कह सकते हैं टॉर्क। इसका मतलब एक रिलेशन आ गया, टॉर्क = dL/dt। ठीक है, जो कि टॉर्क हमको पहले से पता है I इंटू अल्फा होता है। तो जो dL/dt हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने से टॉर्क मिलता है। तो ठीक वैसे ही जैसा न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन था, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करने से फोर्स मिलता था ना, dP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, बराबर। ध्यान किधर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो फोर्स का एनालॉग कौन आया यहाँ रोटेशन में, टॉर्क। मोमेंटम का एनालॉग कौन आया, बाकी प्रोसेस सेम है। अब देखो हम लोग पढ़े थे लीनियर मोमेंटम, बराबर। लीनियर मोमेंटम क्या था, मास इंटू लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मतलब P = m इंटू v और फोर्स = dP/dt। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, फोर्स की जगह क्या आया टॉर्क, dP/dt की जगह क्या आया dL/dt। अब इसको देखो ध्यान से, एंगुलर मोमेंटम का एनालॉग, सॉरी लीनियर मोमेंटम का एनालॉग, मास का एनालॉग, वेलोसिटी का एनालॉग, द सेम पैटर्न है, L = I इंटू ओमेगा। क्या ये बात आपको जम गया? इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर कहीं पर टॉर्क की वैल्यू 0 हो, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए किसी भी सिस्टम पे, अगर नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ 0। और अगर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0 है तो ये तभी होगा जब एंगुलर मोमेंटम क्या रहे, कांस्टेंट या फिर कंजर्व, बराबर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, मतलब इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क
एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या रहेगा? कंजर्व, कांस्टेंट, बराबर। इन एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जमा क्या बातें, समझ में आया बातें? मतलब यहीं पर अगर लिख सकते हैं कि इफ टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए, नेट टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट, या फिर उसी को क्या बोलते हैं? कंजर्व। ये हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? एंगुलर मोमेंटम। वैसा ही है जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था। इन एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स मोमेंटम क्या होता था? कंजर्व। तो मोमेंटम पहले का और बाद का सेम करते थे, कोलिजन में करते थे ना, तब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को आप लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 और फाइनल एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2। पहले का I ओमेगा और बाद का I ओमेगा क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक, लिखेंगे फिर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क उसके नीचे ये सब बातें लिख डाले। हो गया लिख करके? तो स्टेटमेंट लिखेंगे यहां पर। इन एब्सेंस ऑफ नेट टॉर्क एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट। इसीलिए प्लैनेटरी मोशंस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होते थे, क्योंकि हमेशा ही ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स सन लगता था, जिसके वजह से कोई टॉर्क क्रिएट हो नहीं पाता था। फोर्स ऑलवेज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो टॉर्क होता नहीं था, तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होते थे। मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पूरा दोनों के दोनों कंजर्व होते थे। अब जब मैंने बोला कि I इंटू ओमेगा L ये कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी I को बढ़ाया जाए और टॉर्क नहीं लग रहा है, तो ओमेगा अपने आप कम हो जाएगा, ताकि दोनों का प्रोडक्ट सेम रहे। या फिर I को कम किया जाए तो ओमेगा अपने आप बढ़ जाएगा। जैसे कि इस टाइप, इसमें कैसे सवाल आएंगे? ऐसा मान के चलिए कि एक कोई व्यक्ति है आप ही की तरह जो डांस कर रहे हैं, और डांस करते करते अपनी हाथ को फोल्ड कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहे हैं, उससे मास पहले दूर था कुछ मास, ठीक है। अब वो पूरा मास किधर आ गया? पास में, एक्सिस के पास आ गया। तो आर क्या हो गया? कम हो गए। तो आर अगर कम हुए, इसका मतलब क्या हुआ? आई का वैल्यू कम होना। तो आई का वैल्यू अगर कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो ऐसे अगर घूमते 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 जो हाथ है उसे जो है मतलब क्लोज ला लिए, तो इससे क्या होने वाला है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा कि बढ़ जाएगा? कंजर्व रहेगा। और आई पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। और ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। और ऐसे ही घूमते घूमते ऐसा सिचुएशन में था, ऐसा कर लिए, या फिर ऐसे टी शर्ट निकाल करके, ठीक है, चालू हो गए। तो इसका मतलब मास जो है किधर गया? दूर। तो आई की वैल्यू बढ़ गई, और आई की वैल्यू बढ़ गई तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी, बराबर। और जब आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए एक कोई डिस्क है जो ऑलरेडी रोटेट हो रहा है, ठीक है, अचानक से उसके ऊपर दूसरा कोई डिस्क रख दिए, तो ऐसा रख देने से क्या होने वाला? पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलाव होगा कि नहीं होगा? पहले वाला जो डिस्क था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ एक डिस्क का था, अभी दूसरा रख दिए तो दो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वहां पर, हाँ या ना? तो आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ गई तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गया? अब वो जो स्विंग्स होते हैं जिसके ऊपर झूल रहे हैं लोग, तो ऐसे झूलते झूलते पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ है उसका? ऊपर। बैठ के झूल रहे थे और खड़े हो गए, वो पट्टे होते हैं उस पर बैठ गए
और ऐसे झूला झूल रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं। देखिए ना आप सब, कोई नहीं कोई जगह गए होंगे जहाँ लगा रहता है ऐसा झूला, आप झूले होंगे बराबर। अब इसके ऊपर खड़े हो गए, खड़े होकर के ऐसा, तो क्या हुआ बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि कम हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। क्या हो गया? कैसे तय किया आपने बढ़ गया? पॉइंट ऑफ रोटेशन इसका कहाँ है? ऊपर है ना। तो पहले ये बैठा हुआ था, तो सेंटर ऑफ मास जहां बैठा हुआ था वहां था, तो डिस्टेंस ये काउंट होते थे। अब ये इंसान बैठने की जगह खड़े हो गए, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ऊपर। सेंटर ऑफ मास ऊपर चला गया, तो सेंटर ऑफ मास ऊपर जैसे ही गया तो इससे क्या होगा? डिस्टेंस कम हो गया। डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएंगे तो ओमेगा बढ़ जाएगा बराबर। इसीलिए ऐसे बैठ के झूलने में उतना स्पीड, और इंसान खड़ा हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है। आप लोग तो फील करे होंगे ऐसा, हाँ कि नहीं? हाँ, तो अगली बार जब कभी नीट एग्जाम से पहले मौका मिले तो झूल के देख लेना, ठीक है? बात समझ में आया? इस तरीके से एक बॉल लटक रहा है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसको मैंने ऐसे पेंडुलम की तरह डिस्टर्ब कर दिया, वो ऐसा ऐसा हो रहा है, उसमें एक हल्का सा होल कर दिए, क्या हो जाएगा? धीरे धीरे उसका पानी, तो सेंटर ऑफ मास, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी बराबर। अब पूरा खाली हो जाएगा तो फिर से सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, तो फिर डिस्टेंस कम हो गए, डिस्टेंस कम हो गए तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, फिर ओमेगा बढ़ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ गया? तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट रहेंगे, थियोरेटिकल तो समझ गया, बना पाओगे हाँ या ना? एक ऐसे डिस्क था जिसके जो रोटेट हो रहा था, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, उड़ गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि पहले डिस्क के साथ एक और मास था जो रोटेट हो रहा था, हाँ या ना? अब वो मास चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, कम हुआ ना, मास गया तो mr², m चला गया तो मास कम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ जाएगी बराबर है। चलते हुए रिंग में दो और मास आके अटैच्ड हो गया, तो क्या हुआ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, तो इससे ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ऐसे टाइप के सवाल आते हैं बराबर है, लेकिन लैंग्वेज में लिखे रहते तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इंग्लिश आती नहीं इतनी, ठीक है? नहीं आती। ये क्वेश्चंस लिख लो। अच्छा ये तो लिखना था आपको। आई अगर डिक्रीज होगा तो ओमेगा बढ़ेगा, आई अगर इंक्रीज होगा तो ओमेगा की वैल्यू कम हो जाएगी। ये कब होने वाला प्रोसेस? ये होने वाला है अगर मास कुछ ऐड हो जाए, नहीं, मास कुछ रिमूव हो जाए, या फिर मास comes near to axis हो जाए, तो ऐसा होने वाला। ये कब होगा? जब कुछ मास ऐड हो जाए या फिर मास अवे फ्रॉम एक्सिस चला जाए, नहीं टुवर्ड्स एक्सिस आ जाए, अवे ही जाएगा ना, हाँ, अवे फ्रॉम एक्सिस। डिस्क, ये डिस्क रोटेटिंग, डिस्क रोटेटिंग having moment of inertia I with angular speed omega. If another similar disk placed gently and coaxially, then find new angular speed. तो पहले एक डिस्क रोटेट हो रहा था, तो पहले का था आई इंटू ओमेगा, बाद में दो डिस्क रोटेट हो गया सिमिलर, तो बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? आई प्लस आई, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा डैश। तो बताओ ओमेगा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा बाय 2। हो गया नया सवाल। रिंग ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस आर, रिंग ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस आर, रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड, रिंग ऑफ मास कैपिटल एम रेडियस आर, रोटेटिंग विथ स्पीड, रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा। If 4 small particle of mass small m each suddenly attached to rim, then the new angular speed will be, बना पाओगे कि मैं बनाऊं? पहले एक रिंग था जो रोटेट हो रहा था ओमेगा से, तो पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल एम आर स्क्वायर प्लस इस पे 4 मास और आ गया, इसके रिम पे 4 मास और आ गए, तो 4 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। तो हमको ओमेगा निकालना, आर स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो एम इंटू ओमेगा बाय एम प्लस 4m की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डैश के बराबर। हो गया? नेक्स्ट लिखेंगे रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन सभी बंदो ध्यान दो। बोले तो ऐसा है कि मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है और अपने जगह पे ये घूम रहा है ओमेगा से, तो इसको कहते हैं हम लोग रोटेशन। एक दूसरा कोई है जो आगे जा रहा है विथ वेलोसिटी v, इसका सभी पॉइंट जा रहा है विथ वेलोसिटी v, रिजिड बॉडी है विथ वेलोसिटी v, इसे कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। अगर ये दोनों मोशन किसी चीज में हो रहा हो, मतलब ऐसा है कि वो आगे भी जाए और रोटेट भी हो, आगे भी जाए रोटेट भी हो, तो इसे कहते हैं रोलिंग मोशन। इसे कहते हैं रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन में सेंटर ऑफ मास के पास एक ही स्पीड रहता है, ओनली ट्रांसलेशन। ओनली ट्रांसलेशनल मोशन।
सिर्फ एक ही स्पीड से हो जाता है, ट्रांसलेशनल मोशन ही रहता है, उसमें कोई रोटेशन नहीं होता, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही चीजें घूम रही, तो रोटेशन में सेंटर ऑफ मास काउंट नहीं होते, वो एक्सिस पे आ गया तो उसका रोटेशन नहीं हो रहा है। तो सिर्फ एक पॉइंट है जो सेंटर ऑफ मास, वो सिर्फ और सिर्फ कौन से मोशन में रहेगा, ट्रांसलेशनल मोशन में, विथ स्पीड जो है या वेलोसिटी जो भी कहिए v रहेगा। ठीक है, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी दूसरा पॉइंट कोई भी हो, कोई पॉइंट मान लीजिए यहां पर P पकड़ लेते हैं जो कि सेंटर से मान लीजिए r डिस्टेंस पे, तो ये P पॉइंट जो है ट्रांसलेट भी हो रहा है और रोटेट भी हो रहा है, ओमेगा r, मतलब एंड ऑल अदर पॉइंट have both translation and rotation। क्या ये बात समझ में आ गया सबको, हाँ या ना? अब इस प्रोसेस में तीन प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट होगी, जैसे कि मान लीजिए इसकी रेडियस r है, तो अगर इसकी रेडियस r है तो अगर टॉप पॉइंट की बात करेंगे तो टॉप पॉइंट की वेलोसिटी v है इधर की तरफ और एक स्पीड ओमेगा इंटू r है। इस पॉइंट की बात करेंगे तो सामने की तरफ वेलोसिटी v है, नीचे की तरफ ओमेगा इंटू r है। इस पॉइंट की बात करेंगे, पॉइंट q बोल देते हैं या p q बोल देता हूं, इसका सामने की तरफ v है, पीछे की तरफ ओमेगा इंटू r है। इस पॉइंट की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ ओमेगा इंटू r है, सामने की तरफ v है, ऐसा रहने वाला है, बराबर। अब ये ओमेगा r और ये v, इस दोनों के बेसिस पे, ओमेगा r और v, इस दोनों के बेसिस पे ये तय होने वाला है कि ये प्योर रोलिंग है या फिर नहीं है। इसमें तीन कंडीशंस होने वाले हैं, कंडीशन तीन होने वाले। पहला कंडीशंस, अगर मान लीजिए ओमेगा r बड़ा हो जाए v से, तो ओमेगा r अगर बड़ा हो गया v से, इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास पीछे की वेलोसिटी और सामने की वेलोसिटी, तो नेट वेलोसिटी किधर होगी, मतलब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मतलब वो रोटेशंस भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं, रोटेशन भी हो रहे हैं, ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं, लेकिन वो स्लिप पीछे की तरफ हो रहा है। स्लिप किधर हो रहा है, पीछे की तरफ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, जैसे कि रेत में गाड़ी फंस जाती है, तब ऐसा होता है कि रोटेशंस भी हो रहा है, रोल करने का, सामने जाने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन वो किधर स्लिप हो जा रहा है, पीछे की तरफ। तो ये हुआ क्या, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। तो इसे प्योर रोलिंग नहीं बोलेंगे, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। अब इसी में दूसरा कंडीशन हो जाएगा, अगर ओमेगा r कम हो जाए, v ज्यादा हो जाए। तो अगर ओमेगा r कम हो गया और v ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे के पॉइंट पे v ज्यादा है, ओमेगा r कम है, तो नीचे के पॉइंट पे नेट वेलोसिटी किधर की तरफ हुआ, आगे की तरफ। तो जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी हो रहा है, ट्रांसलेट भी हो रहा है और स्कीड हो रहा है सामने की तरफ। किधर हो रहे हैं, सामने की तरफ। तो ये हुआ कैसा स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। तो ये हुआ रोलिंग, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग। तीसरा कंडीशन है ओमेगा r अगर v के बराबर हो जाए, तो ऐसा सिचुएशंस में ये जो पॉइंट है ये रिलेटिवली रेस्ट में आ जाएंगे, बराबर। तो उस कंडीशन में ना ये फॉरवर्ड स्लिप करेगा ना ही बैकवर्ड स्लिप करेगा, तो उस कंडीशन को कहते हैं प्योर रोलिंग। तो ये वाला कंडीशन हो गया प्योर रोलिंग। तो जब भी प्योर रोलिंग बोला जाएगा तो आपको समझना है क्या, v इक्वल टू ओमेगा इंटू r होना चाहिए। प्योर रोलिंग में हमेशा ये कंडीशन वैलिड होंगे। एंड एक और कंडीशन a इक्वल टू r इंटू अल्फा, ये दोनों रिलेशंस प्योर रोलिंग में वैलिड होंगे। अगर ये दोनों रिलेशंस वैलिड नहीं है, इसका मतलब प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। ऐसा प्रोसेस जब वो प्योर रोलिंग का हो गया, तो उस सिचुएशंस में ये जो टॉप पॉइंट है उसकी स्पीड 2v हो जाती है। कितनी हो जाती है स्पीड, 2v हो जाती है। क्यों, इसमें दो टर्म आ गया, क्या आ गया, v और ओमेगा r, v प्लस
ओमेगा आर और v दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो गए, इसीलिए हम ओमेगा आर और v दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है तो ओमेगा आर को v कह दिए तो v प्लस v कितना हो गया 2v। इस सिचुएशन में सेंटर के पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है v। अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल पॉइंट की बात करेंगे तो इसका सामने की तरफ v है, नीचे की तरफ ओमेगा आर है, तो नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा √2v। नेट रिजल्टेंट कितनी हो जाएगी √2v। इसी तरीके से इस पॉइंट की बात कर लेंगे तो सामने की तरफ v, पीछे की तरफ ओमेगा आर, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा कैंसल, तो ये पॉइंट रिलेटिवली किस में रहेगा रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। इसी को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं या इंस्टेंटेनियस पॉइंट कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पॉइंट कहते हैं। इससे पास करने वाला जो एक्सिस होता है उसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इसका सवाल यूज करने वक्त, बनाते वक्त यूज करेंगे इस पॉइंट का, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशंस कहेंगे इसे। इस पॉइंट के अबाउट मतलब मतलब रोटेशनल कॉन्सेप्ट लगाएंगे वो सेंटर के पॉइंट रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट होगा, आगे सवाल करेंगे तब समझ में आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है इंस्टेंटेनियस पॉइंट, जो कि हर इंस्टेंट पे बदल जा रहा है, हर इंस्टेंट पे। क्यों? क्योंकि इसके पीछे वाला जो पॉइंट है उसे अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये रोल करके आगे जाएगा तो पीछे वाला पॉइंट जो है वो यहां पर आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट जब आगे रोल करके ऐसे चला गया तो ये पीछे वाला पॉइंट अब सेंटर के कांटेक्ट में आ गया, सरफेस के कांटेक्ट में, तब उस वक्त वो पॉइंट जो है क्या कहलाएगा पॉइंट इंस्टेंटेनियस पॉइंट। बराबर है, तो वो पॉइंट हर वक्त बदल रहा है, हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है बदल रहा है, इसीलिए उसे इंस्टेंटेनियस पॉइंट कहते हैं। बराबर, इतनी बात आप सबको समझ में आ गया क्या? हाँ, जनरल टर्म में अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट का, इसी में जनरल टर्म में मैंने बात करूं अगर किसी पॉइंट की स्पीड, जो कि बार बार काम आएगा आपको, जनरल टर्म में बात करें, ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है, ये v से जा रहा है, प्योर रोलिंग का केस है। तो अगर कोई और पॉइंट का वेलोसिटी अगर हमको निकालना, नेट स्पीड निकालना हो, ये एंगल मान लो थीटा है वर्टिकल के साथ, ये कौन सा वर्टिकल है लेकिन ये पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करने वाला वर्टिकल, ये वर्टिकल उस वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो इस पॉइंट की नेट स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2v sin θ/2। यह है नेट स्पीड, क्योंकि इस पॉइंट के पास दो वेलोसिटी है, कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये वाला v हो जाएगा और ये टेंजेंट के डायरेक्शन में ओमेगा आर हो जाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड में v के बराबर होगा। ये थीटा है, ये 90 डिग्री हो जाएगी, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो 180 माइनस थीटा टोटल एंगल, रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा करके, ये फॉर्मूला आएगा जो कि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ध्यान रखना है। लेकिन ये कौन से मोशन में लगेगा? प्योर रोलिंग में लगेगा। कौन से मोशन में? इसी के बेसिस पे हमने ये सब पॉइंट का, सभी का पॉइंट का स्पीड निकाल सकते हैं। देखो अगर ये पॉइंट टॉप पे चला गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पॉइंट अगर टॉप का लेंगे तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? 180/2, तो 2v इंटू साइन 90 1, तो 2v हो गया, तो इसलिए टॉप का कितना है 2v। अगर ये पॉइंट नीचे का हो, नीचे वाला पॉइंट पे, तो थीटा की वैल्यू 0/2 0 साइन 0, तो नेट स्पीड कितनी हो गई 0। बराबर, अगर ये पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल लोकेशंस का है तो हॉरिजॉन्टल लोकेशंस के लिए एंगल कितना हो गया 90 का आधा साइन 45, तो 2/√2 कितना हो गया √2v। बराबर है, अगर ये इधर का पॉइंट है तो ये टोटल एंगल कितना हो गया 270 का हाफ 135 साइन 135 1/√2, फिर से 2/√2 कितना हो गया √2v, वही आ गया। हाँ या ना? किसी और लोकेशंस का बोलेगा तो निकाल पाएंगे अपन। जमा बात है क्या? इतनी बात समझ में आ गया? लिखिए फिर। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल का फॉर्मूला हो जाएगा 12mv²। काइनेटिक एनर्जी अगर रोटेशनल हो जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12I⍵²। और अगर काइनेटिक एनर्जी टोटल हो जाए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 12mv² प्लस 12I⍵² इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं हम लोग 12mv² प्लस 12I⍵²।
को लिख सकते हैं m k स्क्वायर, ठीक है, k मतलब रेडियस ऑफ जनरेशन, इंटू ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर इंटू k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर। ये हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी। इसमें ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट होता है, इसे बीटा से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं रोलिंग फैक्टर। रोलिंग फैक्टर। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया वो हो गया हाफ m v स्क्वायर इंटू बीटा। अगर मैं रोलिंग फैक्टर की बात करूं तो रोलिंग फैक्टर जो है वो हो गया, देखो आप ध्यान से, k स्क्वायर मतलब k स्क्वायर में r स्क्वायर तो आना ही है, k का मतलब होता है कोएफिशिएंट के ऊपर रूट इंटू r स्क्वायर होता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोएफिशिएंट पे रूट इंटू r। अब अगर उसे स्क्वायर करेंगे तो कोएफिशिएंट इंटू r स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो ये टर्म क्या हो गया, कोएफिशिएंट, तो 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ i मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये हो गया बीटा। तो अगर मैं रिंग का बात करूं, नॉर्मल एक्सिस की जो बात होती है, तो रिंग की बात करूंगा तो कोएफिशिएंट कितना है, हमारे स्क्वायर तो 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अगर मैं डिस्क का बात करूं तो 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2। अगर मैं होलो स्फीयर की बात करूं तो 1 प्लस 2 बाई 3, तो ये हो गया 5 बाई 3। तो अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो 2 बाई 5, तो 1 प्लस 2 बाई 5 कितना हो जाएगा 7 बाई 5, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा बीटा किसका है, रिंग का, तो सबसे ज्यादा बीटा जो है वो रिंग का है, ठीक है। रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों सेम होते, तो जो रिंग का होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा, कभी आएगा तो। अब देखो उसके बाद 2 से छोटा कौन है, ये 1.5, ये 1.66, ये 1.4, तो बड़ा कौन हुआ फिर, तो हॉलो स्फीयर। तो इसके बाद आएगा नंबर बीटा ऑफ हॉलो स्फीयर। इसके बाद 1.66 के बाद ये है 1.4, ये है 1.5, तो किसका नंबर आएगा, डिस्क का, डिस्क बीटा ऑफ डिस्क। और जो डिस्क होगा वही सॉलिड स्फीयर होगा, सॉलिड सिलेंडर होगा। और सबसे कम किसका होगा, 7 बाई 5 मतलब सॉलिड स्फीयर। तो अगर आपको बोला जाए ऐसा कि सेम मास और सेम वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है कौन कौन, रिंग, होलो स्फीयर, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अगर सेम मास है और सेम स्पीड है तो ये टर्म तो सेम ही हो गया, बीटा जिसका ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो यही सीक्वेंस में काइनेटिक एनर्जी का सीक्वेंस हो जाएगा, बराबर। लिख ले इतनी बातें। ऐसा क्वेश्चंस लिख देता हूं, आप करना। काइनेटिक एनर्जी रेशियो ऑफ, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। दूसरा चीज काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल। तीसरा चीज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल बाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ऐसा 3 टर्म निकालना किसका, फॉर डिस्क, दूसरा हॉलो स्फीयर, तीसरा सॉलिड स्फीयर। निकाल के देखो तो आप।
ऐसा टाइप का आया होगा, 2/3 आया क्या सबका? बस ट्रांसलेशनल और टोटल जब है, या तो टोटल में तो हाफ एम स्क्वायर बीटा यूज करेंगे, जहाँ पर रोटेशनल हो रहा था हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जो आई है वो लिखते जाएंगे। अब मुझे एक सवाल और बनाइए, इसमें प्योर रोलिंग हो रहा है, ओमेगा से जा रहा है, रोटेट हो रहा है, वी से जा रहा है, रेडियस इसकी आर है, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, पॉइंट एस, एंगल दिया हुआ है ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और एक पॉइंट M है जो कि यहाँ से R/2 पे है, या फिर ऐसा इस लाइन में देता हूँ, पॉइंट M जो कि R/2 पे है। सभी पॉइंट की स्पीड निकालें, स्पीड ऑफ P स्पीड ऑफ पॉइंट P Q R P Q S M और S। क्यों दो हो गए? अच्छा, इसे और क्या कहते हैं? टू वी साइन θ/2 लगाने स्पीड में, M पॉइंट को छोड़ करके, P Q R S पे वैसा ही लगाना है, 2v साइन θ/2। स्पीड ऑफ P 0, VP हो गया 0, VQ हो गया 2v साइन 60/2, तो VR हो जाएगा 2v साइन 60 √3v, VS हो गया 2v साइन 120, ये भी √3v, V जो M होगा वो V प्लस ओमेगा R/2 होगा, बराबर, मतलब V/2, तो ये कितना हो जाएगा 3v/2। ओमेगा R/2 क्यों? इसके पास ट्रांसलेशनल स्पीड v है और रोटेशनल स्पीड इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू R, बोले तो R/2, सेंटर से R/2 दूर पे। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो ये पॉइंट P का जो पाथ होगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऐसे आगे जाएगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, आगे जाएगा, तो ये पॉइंट P का जो पाथ है
तो ऐसा फॉलो करेगा, तो ये जो पाथ है वो हेलिकल हो जाते हैं। पाथ हेलिक्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन वन रोटेशन, इन वन रोटेशन, यहां से लेके यहां तक को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई आर, और लेंथ ऑफ पाथ को डिस्टेंस कहते हैं, मतलब ये वाला लेंथ वो होता है 8r। याद ही रखेंगे ये बातें। कैसे आया होगा? इंटीग्रेशन से आता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम। ये जो फॉर्मूला है 2v sin θ/2 इंटू टाइम, और इंटीग्रेट करते हैं वन रोटेशन के बाद, तो इतना आता है। ठीक है, करके बताऊं? मुझे आता है। अब इसमें एक चीज और, अगर हाफ रोटेशन में बोले जाएगा तो ये तो वन रोटेशन में है, इन हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो पाई आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नहीं, तो यहां से लेकर के यहां तक पाई आर हुआ, और ये वाला 2r हुआ, तब ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएंगे। ठीक है, हाफ में, बराबर। तो यही मिस्टेक होने वाला है यहाँ, डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा पाई आर और 2r का रिजल्टेंट, तो रूट अंडर पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r मतलब डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस की जब बात करा जाएगा तो वो हो जाएगा 4r, क्योंकि आधा लेंथ हुआ ना, यहां से लेके आधा लेंथ हुआ, और फिर यहां से लेके यहां तक आधा लेंथ हुआ, दोनों लेंथ मिला करके 8r था, तो इसलिए डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4r। ये वाला डिस्टेंस है 4r, ये वाला डिस्टेंस भी 4r, लिख डालो।